सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। ऑनलाइन के छात्र छात्रा ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे? ये तुम क्या डिस्को लाइट जला रहे हो यार? जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। तो कल हमने क्या किया था? गंगा नदी का तंत्र कर लिया था। इसी को कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जय हिंद। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे? ऑनलाइन के छात्र सभी बच्चों को प्रणाम। प्रणाम भाई, आप सबको प्रणाम आ गया। ऑडियो वीडियो बताइए। वो तो ठीक है। ऑडियो वीडियो। हाँ जी, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे भारत की नदियों के अपवाह तंत्र की हम बात कर रहे हैं। और हमने किसकी बात करनी है? गंगा नदी की बात करनी। ठीक है, गंगा नदी की हम बात करने वाले हैं। सर टेस्ट लिया करो ना, पायल साहू। तो भाई देखिए, सुबह जो है तबीयत खराब थी, बुखार था, तो मैंने क्लास ऑनलाइन तो कैंसिल कर दी। ऑफलाइन के लिए आया हूँ। और ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बुखार था तो इसलिए मैंने कहा बहुत बीमारी फैलाऊंगा भी नहीं, तो दूर से ही बात कर रहा हूँ। और मेरे बाद जो शिक्षक यूज़ करेगा उसके लिए खतरा है। इसका ये बदल देना यार। ठीक है। तो रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट मैं बनाता हूँ, क्वेश्चंस बनाता हूँ, लेकिन उससे क्लास का बहुत सारा टाइम जा रहा है। और सीरियस छात्र तो उनका मानना है कि टेस्ट होना चाहिए। बाकी दहेज छात्रों का भी मानना है कि दहेज मिलना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश ये किया है कि कल तो मुहर्रम के लिए उपलक्ष्य में कल छुट्टी है, तो परसों आपका टेस्ट होगा। कौन सा एरिया हमने कर लिया है? द्वीप और नदियों पे टेस्ट ले लूं? द्वीप और नदियों पे टेस्ट ले लेते हैं। इरादा वही था, सैटरडे को होगा आपका टेस्ट। 60 प्रश्न या 100 प्रश्न भी हो सकते हैं। 100 करेंगे तो फिर 2 घंटा हो जाता है, तो टीम का ये कहना रहता है सर 50 करवा लिया करो। तो देखेंगे क्या वो रहेगा। ठीक है सर, अपलोड कर दीजिए, हम लोग एग्जाम दे देंगे। क्या अपलोड कर दूं? अपलोड क्या करना है? पेपर? टेस्ट? टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट सैटरडे को होगा। वैसे भी सैटरडे को रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो सैटरडे को रखते हैं, तो टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट अक्सर मैं ही बनाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई उसमें भी वो है। मैं नहीं चाहता कि टेस्ट मानक से नीचे हो। तो जितना अभी कर पाएंगे कर लेंगे, बाकी नदियां खुद से भी करिएगा और फिर टेस्ट करेंगे। वैसे तो सोचा था तेजी से करेंगे, बट अभी थोड़ी सी एफिशिएंसी लो चल रही है सेहत की वजह से। तो प्लीज क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दीजिए। हाँ जिया पटेल, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं हम। मैं टेस्ट बना रहा होता हूँ, जो पढ़ाता हूँ उस पर टेस्ट। ये क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दो। क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम पे भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ? कौन कहाँ से आते हैं यार ये बच्चे? क्वेश्चन बैंक ढूंढ रहा है सर, क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दीजिए। हाँ जी, चलिए। एनर्जी डाउन नहीं करते, जितनी थोड़ी बहुत बैटरी है चलने देते हैं। सब चैट डाउन कर दो। हाँ जी, कहाँ शुरू करेंगे? नदी। नदी शुरू कर रहे हैं, गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी। तो पहले मैदान में आएगी ये हरिद्वार में। कहां पर आएगी? हरिद्वार में। शिवालिक्स में गंगा कहां पर है? ऋषिकेश। तो जो लोग हरिद्वार गए हैं, जो लोग हरिद्वार गए हैं, तो आपने देखा होगा ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला। ऋषिकेश ऊपर है, हरिद्वार मैदान में। तो नदी यहां से उत्तराखंड में मैदान में आएगी।
लेकिन उससे पहले नदी ने एक लंबी यात्रा कर रखी है, उस यात्रा को हम देखने वाले हैं। तो पहले यात्रा दो नदियों की चलेगी, एक इधर से आएगी और एक इधर से आएगी, इसमें बहुत सारे जुड़ते जाएंगे। तो शीर्षक देंगे गंगा नदी के प्रयाग, और ये चित्र बनाएंगे। गंगा नदी के प्रयाग और ये चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये नदी है भागीरथी। ठीक है, यहां पे दो नदियां हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। उत्तराखंड की बात हो रही है। ये दोनों यहां पर मिल जाएंगी, ये दोनों यहां पर मिल जाएंगी, और ये कहलाएगा एक नंबर विष्णु प्रयाग। 5 प्रयाग हैं, तो पहला प्रयाग क्लियर हो गया। अब जो नदी बनी है, जैसे भागीरथी है, तो यहां पे नदी बन गई है ये मंदाकिनी। तो गंगा किन दोनों नदियों के जोड़ से जुड़ती है? मंदाकिनी और भागीरथी। क्लियर है? डन। अब इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो इसमें एक नदी आती है जिसका नाम नंदाकिनी। नंदाकिनी नंद प्रयाग बनाएगी। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक चित्र भी यहां पर डाला है, जो कि हमारे मेरे हिसाब में उस चित्र में मैंने पहाड़ भी बनाए हैं, तो इसलिए मदद करेगा। यहां तक तो हो गया था ये। तो पहले अलकनंदा बन गई। ठीक है, अलकनंदा कहां से आ रही है? बद्रीनाथ से आ रही। कहां से आ रही है? बद्रीनाथ सतोपंथ। तो यहां पर क्या है हमारा? यहां लिख लेंगे बद्रीनाथ चोटी है और शतोपंथ, ये क्या है? हिमनद। ठीक है, भागीरथी कहां से आ रही? ये गोमुख से आ रही। तो मंदाकिनी बन गई हमारे पास। पहला काम क्या है? मंदाकिनी बनाना था। मंदाकिनी बनने के लिए दो गंगाएं लगती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। पहला प्रयाग वहां पर। ये अपने बद्रीनाथ और सतोपंथ देख लिया। ठीक है, भागीरथी का ये हमने देख लिया। उसके बाद दो नदियां यहां पर आएंगी, धौली गंगा, थोड़ा दूर भी कर देते हैं, धौली गंगा। कौन सी नदी आई? धौली गंगा। धौली गंगा, सॉरी, धौली गंगा तो हो चुका है हमारा। यहां पर क्या आ रही है? नंदाकिनी। नंदाकिनी। नंद नाम से कोई पहाड़ हमें याद है? नंद नाम से पहाड़, नंदा देवी। तो नंदा देवी का जो ग्लेशियर है, उसके उत्तरी भाग में जब वो पिघलता है तो ये नदी आती है नंदाकिनी। क्लियर हो गया? पहले आ गई नंदाकिनी। फिर हमारे पास एक और ग्लेशियर है जिसको कहते हैं पिंडर ग्लेशियर।
पिंडर ग्लेशियर। तो वहां से भी एक नदी आती है, पिंडर, पिंडर ग्लेशियर। डन। ठीक है, अब इनके नाम होने चाहिए। ये हमारा 2 नंबर, ये हमारा 3 नंबर। दो नंदाकिनी से आया, तो नंद प्रयाग। नंद प्रयाग कौन सी दो नदियों से मिलता है? नंदाकिनी और मंदाकिनी। सॉरी, ये मैंने ही यहां पर मंदाकिनी लिखा हुआ है, अलख नंदा, मेरी गलती, अलखनंदा। ठीक है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलके क्या बनाती हैं? अलख नंदा। अलखनंदा से नंदाकिनी मिलेगी और अलखनंदा से पिंडर मिलेगी, और इससे अब आएगी मंदाकिनी। कौन सी नदी आई? मंदाकिनी। मंदाकिनी आती है ऊपर से। तीन नंबर रुद्रप्रयाग। 4 नंबर कौन सा प्रयाग है? आज सब घूम रहे हैं। हाँ जी, रुद्रप्रयाग भी हो गया। ठीक है, करण प्रयाग भी हो गया, रुद्रप्रयाग भी हो गया। इसको 5 नंबर मान लें, इसको देव प्रयाग। यहाँ ठीक है। तो ये 5 प्रयाग हमारे चल रहे हैं। तो गंगा किन दो नदियों के जोड़ से बनती है? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा किससे बनती है? धौली गंगा और विष्णु गंगा के जोड़ से बनती है। डन। तो ये विष्णु प्रयाग 2 नंबर, नंद प्रयाग 3 नंबर, करण प्रयाग 4 नंबर, रुद्रप्रयाग। अब ये क्या बनी? यहां से जो नदी आएगी वो क्या है? गंगा नदी। क्लियर? तो पहले तो प्रयाग पे क्वेश्चन पूछ लेता। प्रयाग को चित्र में इसलिए बनाया, टेबल में भी बना सकते थे। टेबल आपके लिए ये बना रखी है, विष्णु प्रयाग, ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा। इसमें विष्णु गंगा मान लीजिए उसे, विष्णु गंगा धौली गंगा मिलते हैं। नंद प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर, रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, और आखिर में गंगा कहलाई। ठीक है, तो एक होता है चित्र, चित्र से दिमाग में रहेगा, और दिमाग जितना फ्रेश होगा उतना चित्र भी याद रहेगा। आगे लिखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी अपने पंच प्रयागों, गंगा नदी अपने पंच प्रयागों की यात्रा करके, की यात्रा करके भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा कहलाती है। हरिद्वार में ये, हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिसके उपरांत
जिसके उपरांत यह 5 राज्यों से होते हुए, जिसके उपरांत यह 5 राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। अपना डेल्टा बनाती है। गंगा सबसे ज्यादा किस राज्य में है लंबाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये टॉप 3 राज्य हैं। इसकी अगर हम लंबाई देख रहे हैं, और सबसे कम ये झारखंड को छूती है, झारखंड की सीमा को छूते हुए आती है। ठीक है, तो एक बार मानचित्र देख लेंगे। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। देवप्रयाग के नीचे की यात्रा हमने इसमें देख ली। राजनीतिक मानचित्र में देखेंगे उत्तराखंड से निकलेगी, हरिद्वार दिख गया, हरिद्वार, हरिद्वार के बाद आगे बढ़ेगी, और भी शहर मिलेंगे इसमें। क्या शहर हैं? बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, ठीक है, बक्सर, पटना, भागलपुर। अब ये आएगी पश्चिम बंगाल में। जब ये पश्चिम बंगाल में घुसती है, पश्चिम बंगाल में घुसती है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि इस नदी को 2 वितरिकाओं में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, यहां लिखा है फड़क्का, तो सीमा पर फड़क्का बैराज है। क्या है? फड़क्का बैराज, वहां पे लिखा होगा फड़क्का, ठीक है, नहीं तो चलेगा। बैराज और बांध में क्या अंतर होता है? बैराज और बांध में क्या अंतर होता है? आपने बांध सुने, आज मैं बैराज की बात कर रहा हूं। बैराज और बांध में क्या अंतर होता है? हाँ जी, बैराज से, अच्छा, तो बांध तो नदी के मार्ग को आप अवरुद्ध कर देते हैं और पानी रोक देते हैं। ठीक है, बैराज में आपके पास क्या होता है? नदी पर गेट लगे हुए होते हैं, जिनसे आप पहला नदी के जल के प्रवाह का नियंत्रण कर सकते हो, और दूसरा जल की दिशा भी दे सकते हो। ठीक है, तो पूरा एक नदी का पूरा पार्ट है, उस पर आपने बहुत सारे स्लूस गेट लगा रखे हैं। सिर्फ 2 गेट खोले तो नदी का पानी सिर्फ इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा तो एक तरफ वहां पर हम नहर भी निकाल सकते हैं। तो नदी नदी को रोकना नहीं है, नदी का प्रवाह रहेगा, लेकिन उससे एक सरिता निकाल सकते हैं। तो ये निकली हमारी हुगली नदी, दिखाई दे रहा है? हुगली नदी क्या है? गंगा की एक वितरिका है, गंगा की एक वितरिका है। तो अभी तक आपने सारे बड़े बड़े शहर बताए, भागलपुर तक पहुंचे, लेकिन अब आएंगे हुगली नदी पर। तो कलकत्ता शहर किस पर आएगा? हुगली नदी पर, और यही डेल्टा बनाएगी। तो जल्दी से सभी लोग पश्चिम बंगाल का मानचित्र निकालेंगे, पश्चिम बंगाल का मानचित्र निकालेंगे। पश्चिम बंगाल मानचित्र निकाल लिया। इसमें कलकत्ता ढूंढेंगे। कलकत्ता, कलकत्ता पोर्ट नहीं है या पोर्ट है? कलकत्ता पोर्ट है या नहीं है? कलकत्ता पोर्ट है या नहीं? अगर पोर्ट है तो समुद्र का है, ये तो नदी पर है। पोर्ट नहीं है तो कलकत्ता पोर्ट है या नहीं है? तो सभी लोगों को बताना चाहता हूं, कलकत्ता अंग्रेजों के जमाने से बसाया हुआ पोर्ट है। कलकत्ता को आज तुम पोर्ट ही हटा दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो कलकत्ता पोर्ट है। कलकत्ता कौन सा पोर्ट है? सागरीय पोर्ट नहीं है। कलकत्ता क्या है? नदी पे बना हुआ पोर्ट, नदी पर बना हुआ पोर्ट है, ये कलकत्ता पोर्ट कहलाता है।
अब इसमें एक समस्या है। इसमें समस्या ये है कि जब नदी के पास जल की मात्रा हो और ढलान हो तो वो तेजी से बहती है और अपने अवसादों को साथ में लेकर चली जाती है। लेकिन अगर नदी की गति कम हो और ढलान कम हो तो अपने अवसादों का क्या करती है, जमाव करती है। तो हम डेल्टा के पास आ गए, तो नदी की ढलान ज्यादा है कम है? अब तो 3 मीटर पानी के ऊपर है, हम तो उतना ही है, तो अब ढलान तो रहने गई है। अब नदी के पास क्या हो सकता है, पानी हो सकता, आयतन हो सकता। अगर बहुत सारा पानी होगा तो वो ले जाएगी, लेकिन ये नदी के पास अब आयतन भी नहीं है, क्योंकि आयतन तो बांग्लादेश में जा रहा है, हमने तो थोड़ी सी काटी है। तो इस नदी की प्रवृत्ति क्या होगी, गाद को जमा करने की। तो कलकत्ता पोर्ट जो है वो बहुत जल्दी भर जाता है। किससे भर जाता है, अवसादों से भर जाता है। तो जहाज जा रहा है, जहाज जा रहा है। अब जहाज सतह के ऊपर है तो सतह के नीचे भी है। जब वो माल उसमें ढुलाई होती है तो नीचे भी होता है। 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर का जहाज जा रहा है और वो वहां पर पहुंचता है और वहां गहराई है 4 मीटर। तो पोर्ट में घुस पाएगा कि नहीं घुस पाएगा, फंस जाएगा। तो वहां पर क्या करना पड़ता है, वहां पे विशेष जहाज लगाए जाते हैं जो उस गाद को हटाते रहते हैं। उसको कहते हैं ड्रेजर। क्या कहते हैं, ड्रेजर नाम के जहाज होते हैं। आपने देखा हो कई बार, ये जो हमारी मशीन्स होती है उनमें एक पंजा लगा होता है ना, कूड़े वाली, सारा खींच रहा होता है, उस तरह से ड्रेजर्स होते हैं। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो वो सारी गाद हटाता रहता है, लेकिन फिर भी कितना, 6 मीटर ही कर पाता है। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और ज्यादा गाद आती जा रही है, और अब यहाँ पे जहाज 4 से 6 मीटर गहरे ही जा सकते हैं। अब 4 से 6 मीटर गहरे जहाज में कुछ लद नहीं सकता है। और जितना माल लादोगे उतना नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको बड़े जहाज चाहिए तो छोटे जहाज कलकत्ता पोर्ट पे जाते हैं। तो कलकत्ता पोर्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट उसका नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ऐतिहासिक पोर्ट है, लेकिन अभी यहां पर क्या जा रहे हैं, छोटे जहाज जा रहे हैं। तो फिर बड़े जहाजों का क्या करें। तो बड़े जहाजों का निर्णय लिया गया कि जहां ये नदी खत्म होती है, सागर शुरू होता है, वहां पर आपको मिलेगा हल्दिया। लिखा है हल्दिया, हल्दिया तट पे हल्दिया लिखा है कि नहीं। हल्दिया अब मेजर पोर्ट हो गया। तो कलकत्ता के बाद दूसरा पोर्ट कौन सा है, हल्दिया समुद्र में। हल्दिया कहां पर है, समुद्र में। तो जहाजों को अंदर नहीं आना पड़ेगा, कहां पे जाएंगे, हल्दिया पे रुके और चले गए। समझ में आया? लेकिन हल्दिया भी आसान नहीं है, क्योंकि नदी अपना गाद तो लेकर आ रही है। पहला तो गाद आएगी, दूसरी तेज लहरें भी होंगी। नदी के अंदर तो लहरों का प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ विशिष्ट जहाज आएंगे, स्पेशल टेक्निकलिटीज लगती हैं। तो हल्दिया आसान पोर्ट नहीं है, बट फिर भी बड़े जहाज यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हल्दिया से खासकर हम तेल का आयात करते हैं। फिर ये कच्चा तेल जो है बिहार में बरौनी रिफाइनरी पे जाता है और हम लोगों को उसके उत्पाद मिलते हैं। तो तेल के लिए भी है, बाकी चीजों के लिए भी है। बट हल्दिया जो है, हल्दिया बड़ा पोर्ट है, कलकत्ता छोटा पोर्ट है और नदी पे पोर्ट है। ये गलती नहीं करनी कि वो नहीं है। डन। तो आगे लिखेंगे हमने लिखा ये बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है, ये लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, आगे लिखेंगे भारत बांग्लादेश की सीमा के निकट, भारत बांग्लादेश की सीमा के निकट भारत बांग्लादेश की सीमा के निकट फड़क्का बराज से, फड़क्का बराज से गंगा नदी की एक वितरिका, हुगली नदी की एक वितरिका, हुगली नदी, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से बहते हुए, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से बहते हुए अरब खाड़ी तक पहुंचती है, अरब खाड़ी तक पहुंचती है। बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है, कम से कम आप तो जाग रहे हो। बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है, जहां कौन सा पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट, जहां हल्दिया पोर्ट स्थित है। तो कलकत्ता भी पोर्ट है, हल्दिया भी पोर्ट है। कलकत्ता में छोटे जहाज और हल्दिया में
बड़े जहाज, सी गोइंग पोर्ट हल्दिया है। ठीक है। गंगा नदी, गंगा नदी लगभग कितनी लंबाई है? 25-25 लगभग 25-25 किलोमीटर लंबी है। और इसमें और इसमें हिमालयी, इसमें हिमालयी और प्रायद्वीपीय पठार से सहायक नदियां जुड़ती हैं, सहायक नदियां जुड़ती हैं। सभी लोग डन? तो बड़ी नदी हमें पता होनी चाहिए। छोटी नदियों का अब हम क्या करें? छोटी नदियों का तो ये जाल हमने बनाया हुआ है, छोटी नदियों का ये जाल बनाया था। अब हर एक छोटी नदी पर नहीं लिखना होता, तो जैसे हम शुरू करें तो सबसे पास कौन सी होगी? यमुना और रामगंगा। तो मेरा सबसे अनुरोध है, जब आप अपने नोट्स बना ही रहे हैं तो अब पैराग्राफ में नोट्स नहीं बनाएंगे, नदियों के नोट्स कैसे बनाएंगे? गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, बायां किनारा और दायां किनारा। ठीक है। तो राइट बैंक में हमारे पास सबसे बड़ी कौन सी है? राइट बैंक, दायां किनारा में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना डाल दे। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये तो यमुना की सहायक नदियां, तो इन्हें हटा देते हैं। और कौन सी है? सोन। ठीक है। अब इन्हीं के नीचे बिंदु डालते जाएंगे, तो सबका अलग अलग पैराग्राफ ना बनाए, आसान होता है याद करने में भी। बायां किनारा में कौन सी है? पहले कौन सी आती है? राम गंगा। उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी या कोशी, और कौन सी है? महानदी। वो भी डाल देंगे, बट मोटे तौर पर पहले अपने फ्लो चार्ट बनाना शुरू करिए। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, चाहे तो कॉपी को घुमा लें ताकि हम अपने फ्लो चार्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। कुछ लोग कहें पहले क्यों नहीं बताया था? अरे ये याद करने के लिए भी तो एक फ्लो चार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? याद करने के लिए भी चाहिए। आप इसको फ्लो चार्ट बना के रख लो। इसमें क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो जब हम इन नदियों के बारे में लिखेंगे तो मेरा आपसे आग्रह है कि अपने फ्लो चार्ट में उसके नीचे लिखते चले जाइए, नीचे लिखते चले जाएगा। मैं स्क्रीन पर जो बता रहा हूं आप उसे फ्लो चार्ट में डाल लीजिएगा। तो पहले क्या कर रहे हैं? पहले हम कर रहे हैं दायां किनारा। दायां किनारा कर ले या बायां करना है, जो आपको हो। बायां हिमालय नदियों का करना है या यमुना में फिर सारी वो भी आएंगी? दायां बायां, एक काम करते हैं, एक दायां करके देखते हैं, एक बायां। ठीक है। यमुना, पहले क्या कर रहे हैं? यमुना। तो यहां पर हमारे पास नदी क्या है? यमुना। कहां से उत्पत्ति होती है इसकी? यमुनोत्री, यमुनोत्री। और यहां पर एक हिमनद है, बंदर पुंछ हिमनद, बंदर पुंछ हिमनद। और ये तो इसकी उत्पत्ति हो गई। ठीक है। और इसका अंत कहां हो रहा है? अंत या इसमें मिलान हो रहा है। ठीक है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं?
प्रयागराज गंगा में मिलती है। ठीक है, लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे। यमुना नदी, यमुना नदी गंगा की गंगा की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण, सबसे लंबी और महत्वपूर्ण दायां किनारा, दायां किनारा सहायक नदी है। यह लगभग 1375 किलोमीटर, यह लगभग 1375 किलोमीटर की यात्रा तय करके गंगा में विलीन हो जाती है। लखवार, व्यासी और ताजेवाला बैराज इस पर प्रमुख परियोजना है। लखवार, व्यासी और ताजेवाला बैराज इसकी प्रमुख परियोजना है। इसकी सहायक नदियों का नाम क्या है? टोन्स, हिंडन। टोन्स और हिंडन आपने ज्यादा नहीं सुने हैं, बाकी आपने सुने हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो टोन्स नदी इसके उत्तरी भाग में बहती है। टोन्स नदी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी यमुना नदी। यमुना में जो लोग टोन्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो यमुना नदी ये है हमारी। ये हिंडन नदी तो यहीं पे मिल जाती है, दिल्ली के बाहर नोएडा में। नोएडा में बहकर आती हिंडन नदी वहां से मिलती है। टोन्स नदी बंदरपूंछ चोटी के पास से निकलती है और ये यमुना की सबसे बड़ी हिमालयी सहायक नदी है। तो चंबल और सिंध हिमालय नहीं है, वो कहां से आई हैं? प्रायद्वीपीय पठार से आई हैं। तो दो नाम मैंने जो आपके लिए अलग से डाले हैं। टोन्स, क्या गंगा को हिमालय से कोई अहम ट्रिब्यूटरी मिलती है तो वो टोन्स है, और मैदान में दिल्ली के पास कोई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तो वो क्या है? हिंडन नदी है। इसलिए ये दोनों मैंने आपको लिखवा दिए। तो ये हमने पहला जो हमने कहा कि इसको हम देखेंगे। और जो रामगंगा वाले भी लिख के देखें, तो लिखेंगे रामगंगा नदी। इसी के नीचे जो चार्ट है उसी के नीचे लिख लेंगे रामगंगा नदी उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से, गढ़वाल क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति होती है, जहां उत्तराखंड की राजधानी है गरसैन। मैंने आपको बोला था गरसैन। और ये क्या करेगी? ये गंगा में विलीन हो जाएगी। ये गंगा कन्नौज के पास, जैसे वो प्रयागराज था, कन्नौज के पास गंगा में विलीन। इस पर जो प्रश्न आया है परीक्षा में वो बिंदु डालेंगे।
तो इन सब में ऐसे बहुत लंबा इनका डिटेल हमें नहीं चाहिए होता, इनका मोटे मोटे तौर पर क्या चीज है वो हम कर लेते हैं। अगर आपको केजीएस की बुकलेट से, किसी न्यूज़पेपर से कोई जानकारी मिले तो आपने ऐसे नोट्स बनाए हो, एक और बिंदु डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? तो इन नोट्स को इसी तरह रखा जाता है, ठीक है। इसके लिए विशेष क्या है, उत्तराखंड में एक विशेष जगह से निकलती है ये, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट, तो ये जिम कॉर्बेट से निकलती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से निकलती। सभी लोग मानचित्र में एक बार रामगंगा को देख लेंगे, रामगंगा और यमुना। वहीं पे भारत के मानचित्र में देखना रामगंगा है या नहीं है, टिक कर देना कि हाँ ठीक है, उत्तराखंड से जा रही है और जाकर कन्नौज में मिल जाएगी। और जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यही हमारे शिवालिक्स का क्षेत्र है। शिवालिक्स के क्षेत्र के बाद क्या आएगा, यहाँ पर हमारा भाबर पेटी भी आएगी। तो इसी सारे क्षेत्र में मैंने आपसे कहा था कि ये पर्वत वनीय क्षेत्र हैं भारत के, तराई और भाबर क्षेत्र। मिल गए सभी लोगों को भारत के मानचित्र में, और किसी में नहीं ढूंढना, ये नदी मिलनी चाहिए। रामगंगा है ही नहीं, गंगा के जस्ट बाद में, किसी एटलस में है किसी में नहीं है। उत्तराखंड में देख लीजिए, चलिए उत्तराखंड में देख लें। डन। तो आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं, जैसा चाहें अपने फ्लो चार्ट को रेडी रखेंगे, अपने फ्लो चार्ट्स को रेडी रखिए, कॉपी को घुमा के रखिए, जितना भी है, जितने ज्यादा आप अनुच्छेद लिखते जाएंगे, मेरा सबसे कहना है नोट्स परीक्षा की तैयारी के लिए आप बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो एकदम क्रिस्प जॉटिंग्स होती हैं। क्लास में तो कहानी लिखते हैं, और कहानी के बाद क्या होगा, आपके 10 पेज जो हैं लिखे हुए नदियों पर, जब पढ़ने पे आता है तो एक पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाएगा। चित्र बना है तो सब दिखेंगे कि नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सभी लोग मध्य प्रदेश का मानचित्र खोलेंगे, यमुना हमने कर लिया, यमुना की सहायक नदियां देखते हैं, चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा दिख रही है मध्य प्रदेश से। यमुना ढूंढिए, यमुना आ रही इस मानचित्र में, मध्य प्रदेश में यमुना दिख रही है नहीं दिख रही है? यमुना दिख गई? कहाँ पे दिखेगी, राजनीतिक में या भौतिक में? भौतिक में, तो राजनीतिक में मत जाइए प्लीज, उसको देख लीजिए। यमुना मिली या नहीं मिली? यमुना मिली। यमुना के नीचे की सहायक नदियां हम देखने वाले हैं, पहले चंबल ढूंढनी है। चंबल मिली, चंबल, ठीक है। चंबल के बाद सिंध, सिंध फिर बेतवा फिर केन। चंबल सिंध बेतवा केन, ये कौन से पठार से आ रही है, नीचे देखिए कौन सा पठार, मालवा का पठार, विंध्य से ढाल उधर है। अगर मैं चाहता तो उत्तर प्रदेश का मानचित्र भी आपको दिखा सकता था, उत्तर प्रदेश में भी मिलती, लेकिन मैं ये ढाल देखना चाहता हूं, तो मध्य प्रदेश से ये बहकर आ रही है, तो ये यहां से चलेंगी और कहां पे जुड़ जाएंगी, हमारी यमुना में जुड़ जाएंगी, यमुना के दाएं बैंक, ठीक है। तो चंबल, चंबल के नीचे लिखेंगे जाना पाओ। चंबल अगर आपने नहीं बनाया तो यमुना बनाई, ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिए। चंबल के नीचे लिखेंगे जाना पाओ। पहाड़ियां हैं ये मध्य प्रदेश में महू के पास, मध्य प्रदेश महू के पास, मध्य प्रदेश महू के पास इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। और ये किसमें मिलेगी, हमेशा नदी की उत्पत्ति स्रोत और उसका मुंह होना चाहिए। तो अभी मुंह सागर तक तो जा नहीं रही है, तो क्या करेगी, यमुना से मिलेगी, तो इटावा यमुना से मिलेगी।
ठीक है, जो लोग अनुच्छेद लिख रहे हैं इसमें और भी चीजें आएंगी थोड़ी देर में, हम प्रोजेक्ट भी डालेंगे, इसलिए कह रहा हूं जगह छोड़ना सीखिए, नोट्स बनाने सीखिए, नहीं तो नदियां कभी याद नहीं होती हैं। एक टीचर से पढ़ोगे, दो टीचर से पढ़ोगे, इनका एक ब्रांचिंग शुरू करो। ठीक है, चंबल नदी वहां पर भी दिखाई दे रही है, चंबल नदी विंध्य के क्षेत्र से आएगी। सिंध नदी ये विदिशा पठार से इसकी उत्पत्ति होगी। कहां से होगी? विदिशा पठार से। और ये भी यमुना में जाकर मिल जाएगी, कहां पर? जालौन में। ठीक है, बेतवा ये भी मध्य प्रदेश, कुमरा गांव, कुमरा गांव मध्य प्रदेश, विंध्य से ये चलेगी और ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी। ये सारा लेफ्ट ब्रेन काम है, इसमें सिर्फ मेमोराइजेशन है, बहुत ज्यादा अभी कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, केन नदी, केन नदी, आपने ये केन नदी को उसमें भी सुना कि इनको जोड़ा जा रहा है। किसको जोड़ रहे हैं? बेतवा और केन को जोड़ रहा है। तो वो सब करंट अफेयर्स में आएगा, पर पहले नदी चलती कहां से है वो है। ठीक है, क से केन, क से कैमूर, कैमूर की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है और ये अपनी उत्तरवर्ती ढलान पे चलते हुए बांदा के पास चिल्ला गांव, बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना में विलीन हो जाएगी। तो पहला काम हर नदी का स्रोत और माउथ, ये पहला फ्लो चार्ट होना चाहिए। दूसरा फ्लो चार्ट फिर बना लो अगर उसके ऊपर और कोई चीज आ रही है तो। ठीक है, अब स्क्रीन पर कौन सी नदी दिख रही है? सोन भी दिख रही है मुझे। सोन के बारे में मैंने आपको बताया, कहां से उत्पन्न होती है सोन? अमरकंटक आर्य, अमरकंटक आर्य प्रवाह, अमरकंटक से आर्य प्रवाह। और कहां पे जाएगी? गंगा में। किसके पास? मनेर, पटना के समीप गंगा में विलीन। तो सभी लोग ज्यादा लिखने की सोच में नहीं रहना है, पहला तो ये कदम होना चाहिए कि आपने फ्लो चार्ट बनाया, नदी कहां से उठती है, कहां गिरती है। उसके बाद उसका विशेष क्या होगा वो सब हम देख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। क्लियर हो गया सभी लोग को? कुछ लोग फ्लो चार्ट बना रहे हैं, कुछ लोग क्या बना रहे हैं? पैराग्राफ लिख रहे हैं। चलिए इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और लिखते हैं टेस्ट। दाया किनारा, गंगा की दाया किनारा नदियां, फ्लो चार्ट बना के देखें कितने लोगों को याद है जल्दी से। हाँ हाँ, तुम नोट्स ही लिखने आए हो, यहाँ पे टेस्ट भी होता है।
कुछ लोग पीछे, सर लास्ट पेज पे करूं, कहां पढ़ूं? ऊपर लिख दो टेस्ट, बिना देखे उसी के नीचे मत बनाने लगना। तेजी से देखते हैं कितने लोगों को सिर्फ नोट्स लिखने में या उसके आगे भी बढ़े। जितना याद आएगा उतना करना, कम से कम नदी के नाम याद आ जाए, पहला स्टेप वो हो गया। बाकी होमवर्क में भी कर लेंगे हम। ये तो फ्लो चार्ट है, इसे भर लीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे थोड़ी देर में लिख पाएगा, तब टेस्ट हो रहा है, टेस्ट यहीं पर क्लास में ही, वरना हर साल बच्चे जो है नदियां करते हैं, फिर दूसरी नदियां, दूसरा शिक्षक, तीसरा यूट्यूब चैनल, आपको आना चाहिए। हाँ जी, तो यहां पर कौन सी आई? यमुना। ठीक है, यमुना के हिमालय में सबसे बड़ी कौन सी है? यमुना की हिमालयी सबसे लंबी टोन्स। तो ये ही तो स्ट्राइक करना है, मेमोरी का टेस्ट होता क्या है? टोन्स प्लस हिंडन। बट जो इसकी प्रायद्वीपीय हैं, ये कौन सी हैं? प्रायद्वीपीय। यहां पर क्या है? चंबल, सिंध, सिंध और काली सिंध, दो अलग नदियां हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कि कई बार ऐसा लगता है सिंध है तो चलो मिलता जुलता, एग्जामिनर मित्र है, मित्र नहीं है, वो काली सिंध अलग है, वो चंबल की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। पहले तो हर एक, आप किसी भी क्लास में हो, बिगनर हो, पहले ये जाल आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, नहीं तो ये हमेशा ही डर बना रहेगा। उसके बाद कौन सी आ गई? सोन। अब सोन में आपने क्या लिखा है? मान लीजिए आपने लिखा अमरकंटक से कहां ले जाऊं? मानेर नहीं याद तो पटना। बस पहला तो यही याद होना चाहिए, हो सकता है इतना, ये पहली चीज होनी चाहिए, पहली चीज। अब आगे इसी में सोन में और बिंदु लिखते हैं। चलिए, ये टेस्ट किया था कि नहीं किया था? जिन्होंने टेस्ट किया उनके लिए रेडी है, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सोन के नीचे लिखेंगे। अब कुछ लोग, यार मैंने तो अलग लिखा था यार, तो तुम अपने नोट्स जैसे बना रहे हो बनाओ। सोन नदी सोन नदी, ये गंगा की प्रमुख दक्षिणी नदी है, जिस पर बाण सागर और रिहंद परियोजना है। रिहंद परियोजना है, रिहंद परियोजना है। अभी बताना चाहता हूं, रिहंद में ब्रैकेट में लिख रहा हूं सहायक। सोन की एक सहायक नदी है, उसका नाम है रिहंद। रिहंद पर एक बांध है, उसका नाम क्या है? रिहंद बांध। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके अलावा यहां पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। तो पहला लेवल आपको पता चल गया कि भाई नदी कहां से कहां बैठती है। दूसरा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कॉन्फिडेंस आता है, और पर्यावरण से मिला के प्रश्न पूछ लेता है कहां से गुजरती है, तो आपको पता है कि सोन घड़ियाल अभ्यारण्य से ये गुजरती। ठीक है, डन। सभी लोगों को अब मध्य प्रदेश का पूर्वी मानचित्र, पूर्वी हिस्सा, वहां पर एक बांध मिलेगा, रिहंद बांध, और उस पर एक
जलाशय है उसका नाम बताइए। जल्दी जल्दी देख कर बताइए, अगर मशहूर नाम है, अगर आपको नाम नहीं आता है तो कोई बात नहीं। गोविंद बल्लभ पंत, मिल गया। मध्य प्रदेश का मानचित्र पूर्वी हिस्सा, मध्य प्रदेश का मानचित्र पूर्वी हिस्सा लगभग छत्तीसगढ़ की सीमा के जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर सहायक नदी मिल जाएगी रिहंद। ठीक है। केन, केन क्या है? बुंदेलखंड, मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड में जल का अभाव है कि नहीं? तो ये बुंदेलखंड की जलीय जीवन रेखा है, बुंदेलखंड की जलीय जीवन रेखा। यहां पे जल उपलब्धता कौन लेकर आ रहा है? केन नदी। और आप ये भी न्यूज में सुन रहे हैं कि ये नदी एक राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है जो डूब जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो केन बेतवा नदी जोड़ से प्रभावित हुआ। पूछ लेता है कौन सी नदी किस उससे प्रभावित हुई, तो आपके पास ये भी आ जाता है। ठीक है। अमेरिका में, अमेरिका में एक नदी है कोलोराडो, जिन्होंने मेरे साथ विश्व मानचित्र किया है, मरुस्थल में बहती है और वो एक बहुत बड़ा कैनियन बनाती है, उसको कहा जाता है ग्रैंड कैनियन। तो शुष्क क्षेत्र ही है, पहाड़ी क्षेत्र है और उसमें ऊंची ऊंचे जो हैं शिखर हैं, और बीच में कहीं पर एक नदी बह रही है जिसमें पानी भी बहुत कम है। ठीक है, ऐसी स्थिति बुंदेलखंड की है। बुंदेलखंड क्या है? वो भी उठा हुआ है, जल का अभाव है, तो उसमें अगर कोई नदी बहेगी तो उसमें जल कम होगा कि नहीं? और पहाड़ों की एकदम नीचे तलहटी में बहेगी तो वहां पे जलप्रपात है, क्या नाम है? रने जलप्रपात। इसे क्या कहा जाता है? भारत का मिनी ग्रैंड कैनियन। लिखो। जो फ्लो चार्ट बना रहे हैं उनके लिए नोट्स एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हैं, और जो फ्लो चार्ट नहीं बना रहे उनको इसके बाद अपने नोट्स एग्जाम के लिए भी रेडी करने पड़ेंगे। ठीक है। डन। बेतवा, बेतवा में ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य झांसी के पास है। ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य, ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर वही पठारी पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है। नदी के आसपास चट्टानें भी हैं, जलप्रपात भी हैं, और कोई परियोजना भी है, मशहूर परियोजना, माता टीला परियोजना। कौन सी परियोजना? माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना किस पर है? बेतवा पर, बेतवा पर। ठीक है।
सिंध में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, न्यूज में क्यों रहता है लिंक, इनको क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो आपको ये भी पता है अपने नोट्स में कौन सा अभ्यारण्य कहाँ आ रहा है, कुछ विशेष है तो उसके बारे में जानते हैं, कोई इंपॉर्टेंट जलप्रपात, ये साथ साथ में करते रहिए। मान लीजिए इस दौरान जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं कुछ विशेष हो गया तो आपके पास जगह है, एक और बिंदु डाल दीजिए। इसे लाइव नोट्स कहा जाता है जिन्हें हम लिखते हैं, वो खासकर जब हमारे पास बहुत फैक्चुअल जानकारी हो तब ये करना होता है। चंबल नदी, तो सभी लोग एक काम करेंगे, यूपी एमपी का मानचित्र निकालेंगे और चंबल नदी पे बहुत सारी परियोजनाएं हैं उन्हें देखेंगे। चंबल नदी, खोलिए चंबल नदी मिली। उसमें आपको गोविंद सागर, नहीं गोविंद सागर नहीं, सॉरी, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर देखना है। ठीक है, राणा प्रताप मिल गया, जवाहर सागर नहीं मिला है, गांधी सागर मिल गया, गांधी सागर मिल गया। तो ये परियोजना शुरू हुई, ये परियोजना शुरू हुई मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान की तरफ चली जाती है। इसमें हमारे पास जो रिजर्वायर बने हैं इनका नाम है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और चौथा है कोटा बराज। ठीक है, इसको चंबल नदी परियोजना कहते हैं। तो इसे मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी जलाशय हैं ये क्षेत्र मार्क होना चाहिए आपकी एटलस में, अगर मार्कर है तो जब भी भारत का मानचित्र खोलें तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, चंबल बहुउद्देश्य परियोजना, चंबल परियोजना। ठीक है, जाना पाव पहाड़ से निकली और जाके यमुना में मिल गई वो तो ठीक है, लेकिन इसमें एमपी और राजस्थान में, मध्य प्रदेश राजस्थान में क्या क्या बनाए गए हैं, पहले गांधी सागर, क्रम में बता रहा हूं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कौन सा है, जवाहर सागर। जवाहर आपके में नहीं दिया हुआ है, जवाहर सागर और कोटा बराज, जवाहर सागर और कोटा का बराज। ठीक है, डन। ये जो कोटा है, कोटा जहां पे आपने लिखा है, कोटा के पास लिखिए चूलिया, चूलिया जलप्रपात। कोटा के पास यहां पे एक जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से चंबल किसको, किसके लिए मशहूर है, घड़ियाल के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य
किसके लिए बताया आपने मुझे? घड़ियाल तो मैं ऐड कर रहा हूं, आपके पर्यावरण के शिक्षक और बताएंगे। घड़ियाल के साथ मीठे पानी का मगरमच्छ। मगरमच्छ और गंगा नदी में पाई जाने वाली हमारी एक्वेटिक, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। सिर्फ डॉल्फिन नहीं करना, गंगा नदी डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन जो है वो इरावदी में भी होती है। और इस बार भी हमें जो 2026 में प्रश्न आया डॉल्फिन के संदर्भ में, आया कि नहीं आया, कि सिंधु तंत्र और गंगा तंत्र जुड़े हुए थे, क्योंकि इनमें डॉल्फिन भी मिलती है। तो जब ये कर रहे होते हैं तो उनके साथ हो जाना चाहिए। पेज आपका भरा हुआ लग रहा है निश्चित रूप से, बट ये पेज ऐसा है कि अगर आप इसी का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको पता है कि ये मेरी नदियां तैयार हो चुकी है। अपने नोट्स को, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, वो शक्ल देना शुरू करो जिसको आप झट से अपने दिमाग में बिठा सको। सिर्फ नोट्स बनाए, कहानियां लिख रहे हैं, पेज भर रहे हैं, उससे कुछ काम नहीं आने वाला। तो दायां किनारा काम आया, कर लेंगे घर जाकर भी। केजीएस की बुकलेट से क्या करना है ये भी समझ में आ गया। उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि नदियां बता दूं, नदियां तो बुकलेट में लिखी हुई हैं। नदियां जो चुनौती प्रस्तुत करती हैं कि इतनी सारी नदियां, इन्हें याद कैसे रखा जाए, तो इनका टेबल फॉर्म कैसे बनेगा, ये होगा। चलिए यहां पर थे, गोमती कहां से शुरू होती है? गोमती पे आ जाए, चलो जल्दी से बना लो। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गोमत ताल, गोमत ताल जिसको हम फुलहार झील के नाम से भी जानते हैं। फुलहार झील से शुरू होगी, फिर कहां पर ये मिल जाएगी? कैथी, गाजीपुर में ये गंगा में विलीन हो जाएगी। तो आप देखेंगे जो पहला मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं इसमें सिर्फ उद्गम और कहां खत्म। दूसरे फ्लो चार्ट में वैल्यू एड फ्लो चार्ट बनेगा। तो पहले सिर्फ ये करना है। ठीक है, डन। घाघरा का दूसरा नाम सरयू। ठीक है, कहां से शुरू होती है? मापचा चुंगो ग्लेशियर से। कहां से? मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत में। घाघरा नदी, घाघरा, सरयू, मापचा चुंगो से शुरू होगी, मापचा चुंगो से शुरू होगी और छपरा के पास गंगा में विलय। ठीक है, अब इतनी हमारे पास जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने फ्लो चार्ट को हम उतना ही करेंगे जितना हम कर सकते हैं। यहां पर क्या आती है? गंडक। घाघरा नदी कैसी नदी है? अनुवर्ती या पूर्ववर्ती? दिमाग लगाना है, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती? जो तिब्बत से आ रही होगी तो सोचिए पूर्ववर्ती होनी है कि नहीं होनी है। कुछ लोग सोच रहे हैं अनुवर्ती पूर्ववर्ती। अरे जब आप तिब्बत से आ रहे हो, बीच में हिमालय को पार करके आ रहे हो, तो आप क्या होने वाले हो? अनुवर्ती नहीं, पूर्ववर्ती नदी होने वाले। ये भी तो दिमाग भी तो रखना है। तो सब लोग अब क्या हो गए? हाँ भाई टेबल मिल रहा, बस अब तो टेबल बनाए रखेंगे। टेबल में जगह भी रखनी है और टेबल के साथ जो सिद्धांत किए हैं उन्हें भी लगाना है।
उसी तरह से गंडक नदी लिखेंगे। गंडक नदी, गंडक नदी नेपाल के नुबाइन हिमनद से उत्पन्न होती है। नेपाल में नुबाइन हिमनद से उत्पन्न होती है और पटना के पास सोनपुर में गंगा में विलय। डन। इतना हो गया। कितनी नदियां कर ली हमने? बायां किनारा 1 2 3 4, कौन सी बची? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार में सप्तकोसी भी कहते हैं। 7 कोसियों को जोड़कर वो जो है भारत में आती है। उसके पास इतना गाद होता है, इतना गाद होता है उन सब पे कि जब वो भारत में मैदान में पहुंचती है तो सडनली उसको समझ में नहीं आती पानी कहाँ से बहाऊं और अवसाद कहाँ पे जमाऊं। तो नदी कंफ्यूज हो जाती है और नदी क्या करती है? अपना मार्ग बदलती है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार। तो बिहार में बाढ़ की समस्या में बड़ी भूमिका किसकी? कोसी नदी की। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बयान था कि बिहार में बाढ़ का कारण फरक्का बराज भी है। सोचिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा? फरक्का बराज की वजह से बिहार में बाढ़ आती है। अब कहा तो है, आपको उसका वैज्ञानिक आधार ढूंढना है। कई चीजें वो गलत भी कहते हैं राजनीतिज्ञ, बट यहां पे उनके पास एक बेसिस था। कोसी बाढ़ लाती है, बिहार को बाढ़ की समस्या के साथ जूझना ही पड़ेगा। उनका ये कहना था कि फरक्का बराज भी बाढ़ का कारण है। हाँ जी, क्यों लगता है फरक्का बराज? हाँ आप बताएं नए छात्र। पानी का फ्लो कम करती तो पीछे के अवसाद। तो नदी जब फरक्का बराज नहीं था, नदी बह रही थी। नदी की गति कब कम होगी? जब वो डेल्टा के पास जाएगी। आपने डेल्टा के पास जाने से पहले उसको बांग्लादेश में घुसते समय उस पर बराज लगा दिया। नदी के बहाव में कमी आने की वजह से क्या नदी अपना गाद जमा करने लगेगी कि नहीं? तो अब जब नदी धीरे धीरे, वो जो आपने कहानी सुनी है, कौवे को पानी पीना था घड़े से, वो कंकड़ डालता गया, पानी का स्तर ऊपर आता गया। अब यूं समझिए वो जो कंकड़ की जगह क्या इकट्ठा होता जा रहा है? गाद गाद गाद। तो नदी के चौड़े पाट के तली में क्या इकट्ठा होता जा रहा है? तो नदी में पानी वहन करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही कि नहीं? अब कम पानी में भी बाढ़ आ जाएगी। अब कम पानी में भी बाढ़ आ जाएगी। इसका इलाज, अगर फड़क्का बराज हटाओ तो हुगली का क्या? और अगर ये करना शुरू कर दो ड्रेजिंग, तो उसका पैसा बहुत लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये दोनों चुनौती हैं, ये वास्तविक चुनौतियां हैं, इसलिए आपसे कहा सोचिएगा इनको। ठीक है? ये बातें क्यों की थी? आपका ध्यान भटकाने के लिए। जल्दी से बायां किनारा टेस्ट। बायां किनारा तो आपने कर लिया था। देखें बायां किनारा 4 नदियां, कितने लोग लगा सकते हैं? गंगा बायां किनारा। फ्रेश पेज पे लेंगे, कॉपी को घुमा के लीजिए ताकि हम इसमें और भी जोड़ सकें। टेस्ट भी हो जाएगा और हमारा बाकी चीज भी हो जाएगा। गंगा बायां किनारा, जो 4 आपको आते हैं वो तो ठीक है, हमें फ्रेश पेज भी मिल जाएगा। ठीक है? राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा कर दे। ये तो मैंने याद दिला दी। लिखना आपको है कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है।
बात नहीं करनी है, जल्दी से टेस्ट देना है। कुछ लोग ऐसे हाँ ठीक है चल रहा है। करंट अफेयर्स ने डिस्कस करने, जो भी याद आता है। रामगंगा कहां से उत्पन्न हुई? गढ़वाल से। और कहां पे जुड़ जाएगी? कन्नौज। तो याद करना है, याद करना है। कुल्हाड़ झील से कौन सी आती है? गोमती आती। ठीक है। और घाघरा कौन से ग्लेशियर से आती है? कौन सा चुंग था? चुंग, कोई तो चुंग था। ठीक। गंडक भारत से उत्पन्न होती है, नेपाल से होती है? नेपाल से होती है, भी ग्लेशियर से होती है। कोसी कहां से होती है? कोसी भी नेपाल से उत्पन्न होती है। महागंगा, ये सिक्किम के पास उत्पन्न हो रही। चलिए, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है। ये तो आपको पहला बिंदु तो आपको आना ही चाहिए। गंडक लिखेंगे। कोसी की उत्पत्ति, कोसी की उत्पत्ति नेपाल में गोसाई थान चोटी, चोटी से होती है। 7 शीर्ष नदियां कितनी हैं? 7 शीर्ष नदियां हैं। ये सब मिलके क्या बनाएंगी? ये कोसी बनाएंगी। ठीक है। और कहां तक है? बिहार में कटिहार, बिहार में गंगा में विलीन, गंगा में विलीन हो जाता। उसी को क्या कहा जाता है? सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। बाढ़ ग्रस्तता के कारण, ये क्या है? पूर्ववर्ती नदी। अपना मार्ग तेजी से बदलती है। डन। यहां पर अब विशेष लिखना है तो क्या लिखवाया था? यहां पर कुछ विशेष लिखवाया था रामगंगा का? अरे जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। और कालागढ़ के पास रामगंगा बांध भी है। रामगंगा बांध कहां पर है? कालागढ़ के पास है। यहां पर कुछ नहीं है। शारदा बैराज और घाघरा बैराज, ये इसकी प्रमुख नदी है, जो इसमें शारदा भी कहा जाता है इसे, इसलिए शारदा बैराज और घाघरा बैराज। ठीक है। घाघरा का दूसरा नाम सरयू, तो सरयू जलाशय। सरयू जलाशय।
गंडक, गंडक में बाढ़ रोकनी है तो क्या करना चाहिए? गंडक में बाढ़ रोकनी हो तो क्या करना चाहिए? बिहार सरकार जब भी चुनाव लड़ती है अब की बार बाढ़ ही रोक देंगे, कैसे रोक देगा? बांध बनाएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो थोड़ा सा कोसी समझनी पड़ेगी, सभी लोग कोसी निकालेंगे। बिहार का मानचित्र निकालिए, बिहार का मानचित्र निकालेंगे। ठीक है, तो बिहार का जो मानचित्र है आप देख रहे हो पूरा का पूरा हरे रंग का है, भौतिक मानचित्र। तो कोसी की जो विशेष समस्या है उसको समझिए कि कोसी का नियंत्रण भारत नहीं कर सकता, क्योंकि कोसी भारत में जब आती है तो वो ऑलरेडी मैदान में है। तो वो जो आप कहते हैं बांध बनाएंगे, बांध बनाएंगे, जिस भी छात्र या छात्रा ने कहा कहां बनाओगे बांध? बांध तो ऊंचाई के क्षेत्र में होता है कि नहीं होता है? तो बांध ऊंचाई के क्षेत्र में होता है, तो वो नदी का ऊंचाई का क्षेत्र कहाँ है? नेपाल में। नेपाल के बाद हल्का सा भाबर तराई नेपाल में ही है, और फिर बिहार का तराई क्षेत्र शुरू होता है। इसलिए अगर सरकार कहती है बांध बना के रोक दूंगा तो समझिए ये नहीं हो सकता। तो बांध तो सफल नहीं है। अब क्या आएगा? बैराज। तो क्या बन सकता है? बैराज बन सकता है। बैराज क्या करेगा? पानी की दिशा को एक निश्चित जो है वो उसको रास्ता देगा। लेकिन दिक्कत क्या है? नदी ऐसे आ रही है, नदी में बैराज लगा दिया आपने, नदी में बैराज लगाया। अब आप चाहते हो पानी इधर से निकले इधर से निकले, वो तो ठीक है। अगले वर्ष नदी बैराज में ही नहीं आ रही, आप बैराज बना के बैठे हो। अब नदी ने तो बिहार में अपना रास्ता बदल लेना है ना। तो आपको लग रहा है आसान चीज है, नेता को लग रहा है कि बाढ़ रोकवा दूंगा। आप समझिए यहां पर भूगोल ऐसा है कि नेपाल में ही नदी जो है उतर चुकी है। तो जहां पर हमारी सीमा है वहां पर हमने बराज बनाए हैं, लेकिन वो बहुत सफल अभी नहीं हुए। ये समस्या गंडक के साथ भी है, लेकिन गंडक में इतना ज्यादा मैदानी क्षेत्र नहीं आता जितना हमें कोसी में मिल जाता है। तो सभी लोग लिखेंगे गंडक में। हम किसकी बात कर रहे हैं? गंडक की बात कर रहे हैं। यहां पर हमने त्रिवेणी बराज बनाया। कहा क्या बनाया है? त्रिवेणी बराज। और कोसी पर हमने कौन सा बनाया? हनुमानगढ़ बराज। हनुमानगढ़ बैराज। ये क्या है? सीमा पर है, भारत नेपाल सीमा पर जो बराज बनाए गए हैं वो आपके लिए मैंने डाल दी। एक विशेष चीज होती है जिसको हम यहां पर पाते हैं। वाल्मीकि नम भूमि क्षेत्र, ये बिहार में बनता है। नम भूमि क्या होती है बच्चों? जहां पर जनरली क्या होता है, पानी जो है जाकर रुक जाता है, भर जाता है। क्या आप जानते हैं तराई में पानी भर जाता है? तो बिहार के उत्तरी भाग में क्या आएगी? तराई आएगी। तो जल का भराव होगा कि नहीं होगा? उसे हम वाल्मीकि नम भूमि क्षेत्र कहते हैं। बिहार का अकेला टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि। तो बिहार में एक ही आएगा हमेशा, ये वाल्मीकि नम भूमि क्षेत्र भी है, और ये क्या है? बाघ रिजर्व भी है, गंडक से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर भी नम भूमि है। जैसे उधर है तो यहां भी होगा। इसका नाम क्या है? कोशी टप्पू। कोशी टप्पू अभयारण्य। तो ये सब कहां पे पाए जाते हैं? तराई में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? तराई में
पाए जाते हैं। गंगा नदी हो जाएगा, एक नदी बच गई महानंदा। अब मेरे पास जगह नहीं है, होमवर्क दे दूं, बुकलेट से डाल दो महानंदा में, ऐसा कुछ नहीं, बस वो ट्रिब्यूटरी मिस नहीं होनी चाहिए इसलिए। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी? तीस्ता नदी चेक करेंगे भारत के मानचित्र में तीस्ता है, या चैट भी ऑन कर देना, ये लोग भी हैं या खो चुके हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। हाँ जी, तीस्ता मिली कि नहीं? भारत के मानचित्र में तीस्ता है नहीं है, कोई भरोसा नहीं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या गंगा की, चेक करके बताएंगे। कुछ को तो मिल ही नहीं रही है, ऐसे बस ऐसे देख लेते हैं पत्थर की तरह, बस जैसे उसी में प्रभु की मूर्त दिख रही हो, ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है। हाँ जी, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर का मानचित्र, पूर्वोत्तर का खोल लीजिए क्योंकि इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र पर आ रहे हैं। इसके बाद हम कहां पर आ रहे हैं? ब्रह्मपुत्र पर। तो तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी अब है। ये मैंने क्यों बात की, महानंदा के बाद अगली जो गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? तीस्ता हुआ करती थी। आप तो सिर्फ कोसी की बात कर रहे हैं, कोसी अपना मार्ग बदलती है, तीस्ता ने भी अपना मार्ग बदला है। केवल मार्ग ही नहीं बदला है, अपनी प्रमुख नदी बदल ली है। तीस्ता जो पहले गंगा की सहायक हुआ करती थी अब किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। क्यों इतनी बात कर रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आजकल वो प्रश्न ऐसे पूछता है, इन तीन कथनों पे देखिए और फिर गैस करिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी चीज और बता रहा हूं। डन? तो सभी लोग हम आ गए हैं अब गंगा के बाद। ये आपके लिए होमवर्क है, चलेगा? एक और होमवर्क कर दूं, यहां ब्रैकेट डाला है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लंबाई। मटेरियल यूज करेंगे लंबाई। लेख लिखने से बेटर है कि नहीं? याद भी रहेगा, जो लोग लेख भी लिख रहे हैं क्लास में कोई दिक्कत नहीं, बट आखिर में करना यही पड़ेगा, करना यही पड़ेगा, तो इसलिए इसको बनाना अभी सीख लो, क्लास में सीख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब किस नदी पर आ रहे हैं हम? ब्रह्मपुत्र पर आ जाए। महानंदा, महानंदा आपको होमवर्क में दे दी मैंने। महानंदा नदी यहां से उतर रही है ये, ठीक है, दार्जिलिंग क्षेत्र से आती है ये महानंदा क्षेत्र, ये बिहार को छूते हुए इधर आकर गंगा में जुड़ जाएगी। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है। और एक और नदी है, वैसे इसे प्रायद्वीप में रख सकते हैं, दामोदर। दामोदर किस में जुड़ गई है? हुगली में, हुगली में, इसलिए दामोदर नहीं डाला था, दामोदर भी होमवर्क कर लेंगे, दामोदर को मैं परियोजना में करवाने वाला हूं। ब्रह्मपुत्र पर आ जाए, तो ब्रह्मपुत्र का पहले जाल बना ले, जाल बनाते। ब्रह्मपुत्र नदी, चलो ब्रह्मपुत्र की है, पहले गंगा की थी, स्वर्णिमा ये कह रही है, सही कह रहे हो बेटा। ब्रह्मपुत्र का अब हम जाल बनाने वाले हैं। तो दो होमवर्क हो गए, महानंदा और दामोदर, हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से शुरू हो रही? फिर मानसरोवर के पास से जाएगी, मानसरोवर झील के पास से आएगी, तो ये हमारा नमचा बरवा हम बना लेते हैं। ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से होते हुए यूं घूमेगी और ऐसे आएगी, ठीक है। उसके बाद कहां घुस जाएगी? बांग्लादेश में घुस जाएगी। वहां पर ये क्या कहलाती है?
जमुना, वहां पर क्या हो जाएगी? जमुना हो जाएगी। जमुना के नाम से ये ऐसे जाएगी और इसमें एक नदी आकर जुड़ जाएगी, वो कौन सी है? ये है तीस्ता। ठीक है, यहां पर नाम यारलुंग सांगपो। तिब्बत में नाम क्या है? यारलुंग सांगपो। पहले सिर्फ जाल बनाने। ठीक है, उसके बाद जब ये भारत में घुसती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र अभी भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर दो नदियां जुड़ेंगी, देहांग और दिबांग। यहां क्या नाम हो गया इसका? देहांग और दिबांग। देहांग और दिबांग, अब ये दोनों नदियां जुड़ गई हैं, देहांग दो। ठीक है, इन्हीं का नाम सियांग और सिकांग भी होता है। तो कहीं पर परेशान करने के लिए अलग अलग नाम पूछ रहा हो तो तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग दिबांग। ठीक है, और यहीं पर एक और नदी आती है जो इससे जुड़ती है, वो क्या है? लोहित नदी। लोहित नदी। उसके बाद यहां से नदियां इसमें जुड़ती हैं, कुछ ये भी जुड़ती हैं, तो ये हमारा पहले जाल बनना चाहिए। जाल दिमाग में बैठ गया? तो अभी जो आपके कल छुट्टी है तो उसमें सबके जाल बनाना शुरू करिए, बिना देखे सीधा नदी का जाल बनाया, उसके बाद उसमें नाम डालना शुरू करें। हाँ हाँ, क्लास के स्टार्टिंग में तो बताया, कल मुहर्रम के उपलक्ष्य में क्लास बंद है। स्टार्ट में बताया था, परसों टेस्ट रखा गया है। तुम लोग ही सो रहे हो, मैं सो रहा हूँ समझ में आता है, मुझे पता है मैं कैसे खड़ा हूं, बट तुम लोग क्यों सो रहे हो? असम में दिहांग नेम है, अरुणाचल में दिहांग दिबांग आएगी और फिर मिलके क्या हो जाएगी? ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। सभी लोग लिखेंगे, जाल बना लिया? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जो मानसरोवर झील के पास, जो मानसरोवर झील के पास उत्पन्न होकर तिब्बत में, उत्पन्न होकर तिब्बत में यारलुंग सांगपो, तिब्बत में यारलुंग सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग के नाम से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। इसमें लोहित नदी जुड़ती है, जो इसमें लोहित नदी जुड़ती है जो सदिया से धुबरी तक, जो सदिया से धुबरी तक इस नदी को ब्रह्मपुत्र
नाम दिलाती है। सदिया से डुबरी क्या हमने देखा था इससे पहले भी? सभी लोग पूर्वोत्तर का मानचित्र खोल रखा है? सदिया डुबरी राजनीतिक मानचित्र में मिल जाएगा। मैंने कहा था जिन लोगों को नहीं मिल रहा वहां पासीघाट मिल जाएगा। मिल गया? डन। तो बांग्लादेश की सीमा पर क्या है? सदिया डुबरी। यहां पर आया ढुबरी और यहां पर आया सदिया। आप देखेंगे यहां पर नदी की चौड़ाई भी बढ़ जाती। जब ये सारी नदियां उसमें मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है, इनकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। बढ़ जाती कि नहीं? डन। तो पहला तो हमें यह देखना है, फिर इसकी सहायक नदियां एक एक करके देखेंगे। यहां पर ऐसे लिख लेंगे, क्या है ये? नामचा बरवा महाखड्ड। आपको याद है एक महाखड्ड इसने नंगा पर्वत के पास बनाया था, बंजी महाखड्ड। वैसे यहां पर भी एक बहुत गहरा खड्ड है जिसको कहते हैं नामचा बरवा महाखड्ड। और यहां पे कौन सा पर्वत है? कैलाश। कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है, और इसके ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमा युंग दुंग। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। मिल गया सभी लोगों को? सांगपो से पहले क्या नाम है? सांगपो, सांगपो ही रख लो, और कितने चाइनीज नाम सीखोगे? तो यारलुंग सांगपो इतना रखते हैं। उससे पहले ये हमारे चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, पूर्ववर्ती है। ये भी एक महाखड्ड काटेगी, उस महाखड्ड की हमने बात कर ली। दो तीन नामों की हमने बात की, पहले यारलुंग सांगपो, फिर दिहांग दिबांग, और लोहित जब इनमें मिल जाती है, तीनों मिलने से क्या बनता है? ब्रह्मपुत्र, जो सदिया से डुबरी तक फैला हुआ है। उसके बाद ये यमुना बन जाएगी और जाकर पद्मा में जुड़कर मेघना बनाएगी। ठीक है। नाम से प्रवेश से पहले क्या है? सामने है, स्क्रीन पे लिखा है सब। चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, यारलुंग सांगपो तिब्बत में, दिहांग दिबांग यहां पर, कौन सा महाखड्ड? नमचा बरवा, और यहां पर लोहित। तो एक, दो, तीन, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जब हम नदियां देख रहे हैं तो बहुत सारी नदियां हैं। मेरे लिए सुबनश्री इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सुबनश्री चेक करिए है। उसके बाद मेरे लिए कामेंग भी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहां पे बहुत सारी समानांतर आती जाएंगी कि नहीं आएंगे? हैं? कामेंग भी मिला, थोड़ा सा सरक के आओगे तो कामेंग घाटी आएगी। कामेंग आ गई, कामेंग। उसके बाद आएगी संकोश। ये हमारी कहां पर है? भूटान में। और फिर आ जाती है तीस्ता। ठीक है। सर मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए तो कहा जाल बना लो, नाम लिख लो। मुझे पता नहीं मिलेगी, फिर तुम अपनी चूड़ियां तोड़कर ऐसे मतलब चिल्लाओगे कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। वो खेल क्यों करना है? पहले इसीलिए जाल बनवाते हैं ताकि आप फंसो नहीं। तो बहुत सारी नदियां हैं, इतनी नदियां गिनती भूल जाओगे। तो काम की नदियां कौन सी हैं? सुबनसिरी, कामेंग और संकोश। भूटान में कौन सी? संकोश। सिक्किम से कौन सी आ रही है? तीस्ता आ रही है। ठीक है।
चोलामू जो ग्लेशियर है वहां से तीस्ता आती है, भूटान में ये है कामेंग सुबनसिरी। जो सबसे बड़ा हमारा हाइडल प्रोजेक्ट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? लोअर सुबनसिरी। अच्छा हाँ बताया तो था। तो अभी तक क्या चल रहा था? लिखवाए थे कि नहीं? सबसे ऊंचा कौन सा है? टिहरी। सबसे बड़ा? कोयना। कायना नहीं, कोयना अभी तक पहुंचे नहीं। कोयना, उसके बाद श्री सैलम। नीचे श्री सैलम था। और सबसे बड़ा जो 2000 के ऊपर होने वाला वो कौन सा है? ये होने वाला है जो आपका लोअर सुबनसिरी है। नदी मिल गई? जिन लोगों को नहीं मिली कि सर नदी जब तक दिखेगी नहीं तब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, ये रही सुबनसिरी। ठीक है, यहां मानस भी है। संकोच नहीं लिखना तो आप मानस भी लिख सकते हो, मानस मिल जाएगी। तो संकोच को हम भूटान में डाल देते हैं, ये संकोच हो गई। मानस तो नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मानस नदी पर है, तो ये आपका मानस हो गया। कामेंग मानस, अगर आपको संकोच नहीं चाहिए तो। और इधर जो मेरे पास आ रही है इसका नाम है धनश्री और कोपिली। क्या नाम है? धनश्री और कोपिली। धनश्री और कोपिली। है कोपिली? कोपिली दिया, धनश्री भी है, दोनों है, बस इतने पे रोक दें। इतने पे रोक देंगे। कामेंग सुबनश्री मानस अगर आपको मिल गई तो भी चलेगा, संकोच नहीं मिल रही है, भूटान में है। और उसके आगे तीस्ता, सिक्किम में देखोगे तो तीस्ता नीचे जा रही, जो मैंने आपसे पहले कहा कि पहले ये किसकी सहायक हुआ करती थी? गंगा की सहायक हुआ करती थी, लेकिन अब इसने अपना मार्ग बदल के वो कर लिया। डन। तो अब हमें क्या करना है? फिर से फ्लो चार्ट बनाना है, फिर उसके नीचे लिखना है, फिर आप ताली बजाओगे, अब तो नया वाला सिखा दिया सर ने। तो मेरा ये कहना है कि ये जो जानकारी मैंने दी ये तो बुकलेट में, तो क्या आप ब्रह्मपुत्र के इनकी सहायक नदियों का 1 2 3 4 का और इसका फ्लो चार्ट बना सकते हो कि नहीं बना सकते? तो यहां मैं थोड़ी सी अप्रोच बदलना चाहता हूं। ठीक है, यहां जैसे प्रश्न उसमें आते हैं उसके हिसाब से फ्लो चार्ट काम करता है। जैसे प्रश्न इसमें आते हैं, यहां फ्लो चार्ट उतना प्रासंगिक नहीं है, जहां लोकेशन आ जाती है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं? राज्य, उससे जुड़ी हुई प्रमुख नदी या परियोजना। चलेगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, वो तरीका जो आपको सिखाया वो रखिए, वो तो रखना ही रखना है, लेकिन और भी तो तरीके हो सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, और जो किस लिए पढ़ा रहा हूं, सिलेबस खत्म करना तो एक उद्देश्य होता है, दूसरा होता है इसमें मार्क्स कैसे निकलेंगे। तो पूर्वोत्तर में ऐसा नहीं होता कि आपको जाल में फंसा के उसके ऊपर रखेगा। पूर्वोत्तर में वो एक राज्य पूछ लेता है, इस राज्य में कौन सी परियोजना चल रही है, और करंट अफेयर्स से भी आप जोड़ सकते हैं। तो सभी लोग शीर्षक देंगे। ये तो हमारा जाल बन गया, इस जाल के नीचे छोड़ दूं जगह? क्या फ्लो चार्ट बनाएंगे? एक पेज छोड़ देंगे, एक पेज छोड़ दीजिए कॉपी को घुमा के। ये क्या है? लेफ्ट बैंक या राइट बैंक? राइट, दाया किनारा ज्यादा है और बायां किनारा कम है। इसको अपना फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। सर फ्लो चार्ट कहाँ से बनाना है? फ्लो चार्ट हमारे कीजिए के हैंडआउट से बनाना है, जो हमारी बुकलेट जो गई है, बुकलेट से बनेगा। बुकलेट हमने पहले इसमें नदी डाली हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं? पूर्वोत्तर की राज्यवार नदी और परियोजनाएं, शीर्षक अब हमने थोड़ा सा बदल दिया है। पूर्वोत्तर की राज्यवार प्रमुख नदी व परियोजनाएं।
और इसको भी हम फ्लो चार्ट में रख लें, मर्जी आपकी, आप कॉपी में जैसे लिखना चाहो। मैं पर्सनली फ्लो चार्ट में ज्यादा प्रेफर करूं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इसलिए कहता हूं कॉपी को घुमा के करेंगे तो आपको ज्यादा जगह मिलेगी। सिक्किम को नहीं डाला है इसमें। सिक्किम में हमने बात कर ली अभी, कौन सी नदी आ रही, तीस्ता आ रही है, ठीक है, तीस्ता, उसको डाल लीजिएगा। डन। तो अब एक एक के नीचे से लिखते चले जाएंगे, छोटे छोटे में नहीं फंसेंगे। तो इसमें क्या डालूं अरुणाचल में, जल्दी से बताइए। सुबनसिरी तो आएगा ही आएगा, और कौन सा आएगा, कामेंग। ये दोनों क्या है, नदी। तो पहला तो नदी आ जाएगा, सुबनसिरी कामेंग नदी, सुबनसिरी कामेंग नदी। कौन सी परियोजना है जो सबसे बड़ी होने वाली है, सुबनसिरी लोअर परियोजना। सुबनसिरी लोअर परियोजना जो हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, जब तैयार हो जाती है तो सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इस पर एक मशहूर जलप्रपात है, नूरा नांग जल प्रपात, नूरानांग जल प्रपात। असम में, असम में तो ब्रह्मपुत्र ही आ जाएगी, और ब्रह्मपुत्र में सब जाकर जुड़ गई हैं तो सबकी अलग बात नहीं करते हैं, ब्रह्मपुत्र करते हैं। और जिसपे परियोजना है वो है कोपिली। तो कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र और कोपिली, ब्रह्मपुत्र और कोपिली। अब ब्रह्मपुत्र पर परियोजना बनाना मैंने आपसे कहा आसान है नहीं, मैदानी क्षेत्र है, परियोजना कहाँ लगेगी, जो थोड़े ऊपर है, सुबनसिरी पे तो डाल दी, इस पर क्या करेंगे। यहाँ पे नदी बहकर आती है, बहकर आती है, तेजी से बहकर आती है, फिर उसकी ढाल मंद हो जाती है, मंद हो जाती है तो क्या करने लगती है, अपने अवसादों को जमा करने लगती है। तो मैंने आपको एक स्थल आकृति बताई थी, गुम्फित स्थल आकृति बनेगी, लिखो। तो ब्रह्मपुत्र गुम्फित, गुम्फित स्थल आकृति, जिनको नहीं पता वो पिछली क्लास देख लीजिए, वहां मैं बता चुका हूं। और इसमें हमारे पास नदी द्वीप बने हैं, माजुली और उमा नंद, माजुली द्वीप और उमानंद। सर माजुली तो सुना है, उमानंद नहीं सुना, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। ये किसमें हो गया, बड़ा, बड़ा हो गया। उसके बाद
विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जिसपे आबादी रहती है वो क्या है? उमानंद। ये क्या है? छोटा प्लस आबाद। तो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र के बारे में। कुछ कुछ बिंदु ऐसे जो परीक्षा में हमसे पूछ सकता है, उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। इस पे थीसिस थोड़ी लिखनी है, ब्रह्मपुत्र का पीएचडी थोड़ी करना है। हमें पता है यहाँ गुम्फन होता है, यहाँ पर वो होता है। अब क्योंकि धसान का क्षेत्र है, पानी आता रहता है, पानी भर भी जाएगा, बाढ़ आती है हर साल। जब बाढ़ का पानी जाएगा धसान के क्षेत्रों में, पानी बढ़ा रहेगा कि नहीं? तो झीलें बनती हैं। किस छात्र ने असम की विशेष झीलों का नाम सुना है? क्या कहते हैं झील को? असम की झीलों का नाम, असम में झील के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, बील। क्या कहते हैं? बील। और भारत का बहुत मशहूर बील, जो आप नम भूमि में याद करते हैं, पर्यावरण में जिन्होंने पर्यावरण किया है, एक ही नाम आता है जब भी आता है, दीपोर बील। कौन सा बील? दीपोर बील। कुछ लोग सोच रहे हैं बील क्या होता है। झील नाम क्या है? दीपोर बील। दीपोर बील। कोपिली पन बिजली परियोजना। ठीक है, डन। तो हर जगह मैं देखता हूँ, हर जगह बहुत से लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं, बहुत सी क्लासेस में पढ़ाई जाती नदियाँ, लिखवाया जाता है ये नदी है, ये नदी की यहाँ से उत्पत्ति होती है, ये इसकी लंबाई है, इस पे ये 3 बड़े शहर हैं, ये इसका मुहाना है। जल्दी जल्दी शिक्षक बोलता चला जाता है, छात्र लिखता चला जाता है। पहली बात तो याद नहीं होता, पहली बात तो याद नहीं होता। दूसरी बात यूपीएससी पूछती नहीं। शिक्षक क्या कहता है? मैंने तो नदी पढ़ाई थी, मैंने तो रामगंगा बताई थी। अब वहां पर जो है हमारे पास क्या निकल के आ गए? हम देखते हैं कि उस नदी पर उसने बायोस्फीयर रिजर्व या राष्ट्रीय अभयारण्य पूछ लिया। ठीक है, तो उत्तराखंड में रामगंगा कहाँ से निकलती है? जिम कॉर्बेट से। गंगा कहाँ से निकलती है? अभी आपने पढ़ा नहीं और मैंने बताया नहीं, अब आप फेल हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ थोड़ी सोच विकसित करनी चाहिए छात्र की कि अच्छा जहां से प्रमुख नदी निकल गई है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गंगा राजा जी से निकलती है, तो राजा जी उत्तराखंड में जो है वहां से गंगा निकलती है। रामगंगा कहाँ से निकलती है? जिम कॉर्बेट। इतना ज्यादा क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, पर्यावरण का काम है। बंदे का पर्यावरण भी नोट्स लिखवा दिए जाते हैं। पर्यावरण में जब तक हम उन अभ्यारण्यों को उनको देखें नहीं, वो कभी याद नहीं होते। तो होने को तो वो हो गया क्लास में या यूट्यूब पर, बट परीक्षा में जाते हैं वो हमारी मदद नहीं करता, तो उसका क्या फायदा। ठीक है, तो 2 राज्य कर दिए। मेघालय में बस एक ही नाम आना चाहिए आपको, उमियम। क्या नाम है? उमियम। छोटे छोटे राज्य हैं, उमियम झील, उमियम परियोजना, उमियम झील और परियोजना। और आपकी क्लास के लिए चाहे टेस्ट बनाने हो, चाहे ये मटेरियल इकट्ठा करना हो, हर क्लास के, कुछ लोगों ने पिछले बैच भी किए होंगे, पिछले बैच में अलग पढ़ा रहा था, इसमें अलग पढ़ा रहा हूं। आप सोचिए कोई 20 साल से पढ़ा रहा हो, वो बोर नहीं हो जाएगा सेम चीज करते करते? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं तो मतलब बोरियत से मर ही जाऊंगा। तो मैं अपने लिए चुनौती कैसे दूंगा? उसे नई तरह से देखो, परीक्षा में कैसे यूज होगा उस तरह से। नहीं तो 20 साल से वही नोट लिखवा रहे हैं, कॉमा भी वही, फुल स्टॉप भी वही, खुद भी मतलब मर चुके हैं, छात्र को भी मार दे रहे हैं। क्यों करना है भाई?
उमियम परियोजना कहां पर है? मेघालय। मेघालय में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, अब ये मुझे पढ़ना पड़ जाता है, नोहकलिकाई, नोहकलिकाई। ठीक है, एक और भी आता है जलप्रपात मौसमाई, नोहकलिकाई और मौसमाई जलप्रपात। नागालैंड के लिए एक शब्द दोयांग, दोयांग जलाशय व परियोजना, यहां पे उमियम और नागालैंड में दोयांग। मणिपुर का आप नाम बताओ मुझे, मणिपुर का एक नाम जो हमेशा प्रश्न में भी आता है। लोकटाक झील, बिल्कुल सही, लोकटाक झील। ये हमने देख लिया ये किस प्रकार का है, ये अभिकेंद्रीय पानी का जल का बहाव है, वहां पर मणिपुर में एक नदी निकलती है, मणिपुर नदी, और बीच में जो झील है वो क्या है? लोकटाक झील। लेकिन जिस परियोजना के लिए ये न्यूज में रहता है वो है तिपाई मुख बांध। कौन सा? तिपाई मुख बांध। ये है बराक नदी पर। तिपाई मुख बांध किस पर है? बराक नदी पर है। तिपाई मुख बांध बराक नदी। ठीक है, मिजोरम मिजोरम त्रिपुरा छोड़ भी दोगे तो चलेगा, ऐसी कोई खास वहां पे कोई जल परियोजना नहीं है। जो जलप्रपात हैं आप इतने याद कर लो, यही बहुत है, इतना ही काफी जहरीला हो चुका है, हो चुका है कि नहीं? पर ये कोशिश ये थी कि आपको इस क्लास के बाद इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, पहला तो ये। दूसरी चीज थोड़ा ये भी कि सिर्फ क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, उसको किस तरह से हम उसे अप्रोच कर सकते हैं, अपने नोट्स को बना लेंगे। तो पहला लेवल का फ्लो चार्ट क्या होगा? नदी का नाम, नदी की उत्पत्ति, नदी कहां खत्म होती है, नदी की लंबाई, जस्ट दैट, इतना बहुत मन से करिए इसको। जाल बनाइए, जाल के नीचे ये फ्लो चार्ट बनाइए, याद करना सबसे आसान, याद करना सबसे आसान। उसके बाद जब आप वो स्तर आ गया और आपने मानचित्र भी सामने रखा, अब तो मानचित्र में हमने सब देख ही लिया है, अगर आपने मानचित्र भी सामने रखा हुआ है अब उसकी अहम चीजें साथ में हो जाएगा। डन। तो मैंने प्रायद्वीपीय नदियां नहीं कराई हैं, कोशिश करूंगा प्रायद्वीपीय नदियों के सरल क्वेश्चन दूं, बट दूंगा जरूर। तो प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा, तापी, साबरमती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 6 नदी। इनकी छोटी छोटी सहायक नदियों से आपकी जान नहीं लूंगा, इनके मुख्य बिंदु जो हैं वो आपको आने चाहिए, हो जाएगा। नदियों में आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब आप लोग क्लास का यूज करेंगे बच्चों। मुझे बाकी किसी में इतनी चिंता नहीं होती, हिमालय और बाकी चीज में, नदियों में हमेशा होती है, नदियों में हम भी भूलते हैं, छात्र भी भूलता है, इसलिए तरीके के साथ पढ़ा रहा हूं। आपके पास इत्तेफाक से कल छुट्टी भी मिल गई है, उसके बाद टेस्ट भी है, इसे यहीं पे पक्का कर लीजिएगा। ठीक है यार, बाहर से कोई अनाउंसमेंट है?
ठीक है, तो यहाँ क्लास ऑफ कर दीजिए। तो धन्यवाद सभी छात्रों को। अब मंडे को मिलेंगे, लेकिन टेस्ट आपका ऑनलाइन भी डाल दिया जाएगा, तब तक स्वास्थ्य भी ठीक हो जाना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।